भारत के उत्तरी भाग में बसे एक छोटे और शांत गांव भावरकुंडी की कहानी सदियों पुराने एक ऐसे रहस्य से भरी हुई है जिसने न केवल वैज्ञानिकों को चुनौती दी है बल्कि देश दुनिया के आध्यात्मिक शोधकर्ताओं को भी हैरान किया है। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत घाटियों और सरल लोगों के लिए नहीं बल्कि एक असाधारण फिनोमिनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जन्म लेने वाले कई बच्चे अपने पिछले जन्म की याद लेकर आते हैं। गांव में यह बात इतनी सामान्य है कि लोग इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं देखते। उनके लिए यह जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए यह एक ऐसा रहस्य है जिसकी तह तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। हमारी डॉक्यूमेंट्री इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करती है, तथ्यों, घटनाओं, लोगों के अनुभवों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। कहानी शुरू होती है एक ठंडी सुबह से। सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर पड़ रही थीं। गांव की पगडंडियों पर धुंध तैर रही थी। ऐसे समय में गांव की 23 वर्षीय मां राधिका अपने 3 साल के बेटे अंश को आंगन में बैठाकर दूध पिला रही थी। अंश बिल्कुल सामान्य दिखता था, बड़ी आंखें, भूरे बाल और बेहद शांत स्वभाव। लेकिन अंश की जिंदगी साधारण नहीं थी। राधिका बताती हैं कि जब अंश केवल 1.5 साल का था तभी उसने पहली बार एक ऐसा वाक्य बोला जिसने उसके पूरे परिवार को सन्न कर दिया। बच्चा अचानक बोला, मैं यहां नहीं रहता था, मेरा घर बड़ा था, सामने नीला दरवाजा था और मेरी मौत पानी में हुई थी। पहली बार में परिवार ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन अंश बार बार यही बातें दोहराता था और हर बार उसके शब्दों में ऐसी स्पष्टता होती थी जो किसी बच्चे की कल्पना नहीं हो सकती। एक दिन अंश ने अपनी मां से कहा, मेरा नाम अंश नहीं था, मुझे लोग राजू कहते थे और मेरी एक बहन थी। यह सुनकर परिवार गंभीर हुआ। उन्होंने अंश से और पूछताछ की। अंश ने बिना रुके कई बातें बताईं। मैं यहां नहीं, दूसरे गांव में रहता था। हमारा घर नदी के किनारे था। मेरे पिताजी नाव चलाते थे। मैं गहरे पानी में गिर गया था और फिर मुझे कुछ याद नहीं। अंश जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी बातें और स्पष्ट होती जा रही थीं। वह उस गांव का नक्शा बनाकर दिखा देता जहां वह कथित तौर पर पिछले जन्म में रहता था। वह कहता, हमारे घर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ था। मुझे काले कुत्तों से डर लगता था और मेरी माँ मुझे अक्सर बाजरा खिलाती थी। एक दिन जब गांव में एक सेवानिवृत्त शिक्षक मोहन लाल ये सब सुन रहे थे तो उन्हें झटका लगा, क्योंकि अंश जिस गांव का वर्णन कर रहा था वह उनके परिचित इलाके जैसा था। उन्होंने परिवार से कहा, एक बार वहां चलकर देखते हैं, शायद सच सामने आ जाए। फिर परिवार, शिक्षक और 2 ग्रामीणों का एक दल अंश को लेकर उस गांव की ओर निकला। करीब 40 किलोमीटर दूर एक जगह जिसका नाम था धर्मपुरा। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, अंश बेचैन होने लगा। उसकी आंखें बड़े ध्यान से चारों तरफ देखने लगी। उसने धीरे से कहा, यहां, मैं यहीं था। गाड़ी रुकते ही अंश तुरंत उतरकर एक संकरी गली की तरफ भागा। राधिका घबराकर पीछे भागी। अंश, धीरे! लेकिन बच्चा रुक नहीं रहा था। वह एक बड़े नीम के पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ को देखकर वह बोला, यही पेड़ है। फिर उसने सामने के एक टूटे घर की ओर इशारा किया। यह मेरा घर था। समूह के लोग एक दूसरे को चौंक कर देखने लगे। क्या यह महज संयोग था या सचमुच वह बच्चा यहां पहले रह चुका था? घर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। अंश उन्हें देखते ही रो पड़ा। वह उनके पास दौड़कर जाकर बोला, अम्मा! महिला वहीं बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरे बेटे का नाम राजू था। वह 5 साल पहले नदी में डूब गया था। गांव वालों में हलचल मच गई। राधिका स्तब्ध खड़ी थी। पहली बार उनके मन में यह विचार आया कि शायद उनका बेटा अंश सच में कोई साधारण बच्चा नहीं है। बुजुर्ग महिला, मेरे राजू के दाएं पैर में एक छोटा सा तिल था। राधिका ने अंश के पैर को उठाकर दिखाया। वहां बिल्कुल उसी जगह पर एक तिल था। आसमान जैसे थम गया था। किसी के पास शब्द नहीं थे। कुछ महीने बाद यह खबर पूरे जिले में फैल गई। मीडिया, शोधकर्ता, आध्यात्मिक गुरु सब इस घटना की तरफ आकर्षित हुए। लेकिन यह घटना यहां की पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी इस गांव में लगभग 17 ऐसे बच्चे हुए थे जिन्हें अपने पिछले जन्म की यादें थीं। कोई अपने पूर्व जन्म के माता पिता को पहचान लेता, कोई अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में बताता, तो कोई अपने पिछले जन्म की मृत्यु की सटीक जानकारी देता।
गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने समय में भी ऐसे बच्चे यहां होते थे, लेकिन लोग इसे ईश्वर की लीला मानकर चुप रह जाते थे। आज का युग बदल गया है, तो शोध भी बढ़ा है। दिल्ली से आए मनोविज्ञान विशेषज्ञों ने इन घटनाओं पर कई परीक्षण किए। उन्होंने कहा, इनमें से अधिकांश मामलों में बच्चे 3 से 7 वर्ष की आयु के बीच पिछले जन्म की यादें बताते हैं, और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, यादें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। इस सिद्धांत को दुनिया के कई शोधकर्ता मान चुके हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इयान स्टीवनसन ने भारत में 3,000 से अधिक पुनर्जन्म मामलों का दस्तावेजीकरण किया था, और उनमें से बड़ी संख्या भारत के छोटे गांवों से थी। हमारी टीम गांव में कई दिनों तक रही। हम बच्चों से मिले, कई माताओं से बात की। बच्चों की बातें चौंकाने वाली थीं। एक लड़की थी निराली, जो 3 साल की उम्र में कहती थी कि वह पिछली जिंदगी में एक स्कूल टीचर थी। उसने स्कूल का नाम, अपने पति का नाम और यहां तक कि अपनी बीमारी तक बता दी थी। जब उसका परिवार उसे उस स्कूल ले गया, स्कूल के एक बूढ़े चपरासी ने निराली को देखते ही कहा, यह यह तो बिल्कुल रेखा की तरह बोलती है। रेखा वह टीचर थी जिसकी मौत दिल के दौरे से हुई थी। एक बच्चा था, विभोर, जो लिखना नहीं जानता था, लेकिन वह पंजाबी में लगातार कुछ बोलता था। उसके परिवार ने कभी पंजाब नहीं देखा था। जब उसे पंजाब ले जाया गया, उसने एक किसान को अपना भाई बताया, और उस किसान ने स्वीकार किया कि उसका छोटा भाई 2 साल पहले ट्रैक्टर दुर्घटना में मारा गया था। ये घटनाएं केवल संयोग नहीं मानी जा सकती। किसी भी कहानी में इतने सटीक तथ्य, पहचाने और यादें अंश की कहानी जितनी गहरी जाती जा रही थी, गांव उतना ही चर्चाओं से भरता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक और बच्चा सामने आया। नाम था वैभव। वैभव केवल 4 साल का था, लेकिन उसके भीतर ऐसी बेचैनी थी जैसे वह किसी बड़े रहस्य का बोझ उठा रहा हो। उसकी मां बताती थी कि वैभव अक्सर रात को उठकर रोने लगता और कहता, मुझे बचाओ, वो लोग मुझे मार देंगे, दरवाजा मत खोलना। माँ बाप यह सुनकर डर जाते। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह कोई बुरा सपना है, लेकिन धीरे धीरे वैभव के शब्द और साफ होते गए। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मेरा नाम वैभव नहीं, वीर था। मैं यहाँ का नहीं हूं, और मेरी मौत हादसा नहीं थी। मुझे मारा गया था। यह सुनकर परिवार घबरा गया। गांव वालों ने सोचा कि बच्चा डर के कारण कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वैभव अपने शब्दों पर अड़ा हुआ था। वह बार बार कहता, मुझे मारा गया था, और वो लोग आज भी वहीं रहते हैं। उसके पिता एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने बच्चे से धीरे धीरे बात करना शुरू किया। वैभव ने बताया, मैं एक छोटे शहर में रहता था। मेरा घर बड़ा था। मेरे अंदर बहुत डर था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा था जो गलत लोगों के हाथ लग गया था। जब उनसे पूछा गया कि वह क्या था, तो उसने कहा, एक लाल रंग की किताब जिसमें एक नक्शा था। मैं उसे छुपा रहा था, और उसी की वजह से मेरी हत्या हुई। गांव के लोगों को यह बात अजीब लगी। एक 4 साल का बच्चा नक्शा, किताब, हानि, हत्या जैसे शब्द कहां से सीख सकता है? वैभव ने जिस शहर का नाम लिया, वह था सागरपुर, जो इस गांव से लगभग 90 किलोमीटर दूर था। टीम ने निश्चय किया कि वैभव को उस शहर ले जाया जाए। अगले ही दिन वैभव को लेकर एक छोटी गाड़ी सागरपुर की ओर बढ़ी। जैसे ही शहर की सीमा आई, बच्चे के चेहरे पर डर वापस आने लगा। उसने कहा, यह जगह, मैं यहां मरा था। टीम सीधे उसी मोहल्ले की ओर बढ़ी जिसका नाम वैभव बता रहा था। जैसे ही गाड़ी उस संकरी गली में पहुंची, बच्चे की सांसें तेज होने लगी। उसने कहा, यहीं, इसी गली से वो लोग आए थे। वह एक पुराना 2 मंजिला घर देखकर रुक गया। धीरे से बोला, ये मेरा घर था। टीम के लोग हैरान थे। क्या ये वही घर हो सकता है जहां कोई बच्चा पहले जन्म में रहता हो? घर के बाहर एक मध्यम उम्र का आदमी बैठा था। जैसे ही उसने वैभव को देखा, वह घबरा गया। उसने पूछा, यह बच्चा कौन है? इसे यहां क्यों लाए हो? टीम ने उसे सारी बात बताई। आदमी पहले तो हंसा, फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, कुछ साल पहले यहां एक लड़का रहता था। नाम था वीर। उसकी मौत एक हादसे में हुई थी, ऐसा हम सबको बताया गया। लेकिन, उसने रुककर कहा, लोग कहते थे कि मामला संदिग्ध था। कई बातें थीं जो समझ नहीं आईं। तभी वैभव आगे बढ़ा। उसने सीधे उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम तुम वही हो ना, जो उस रात मेरे घर आए थे?
तुम मेरे पापा के दोस्त थे। वातावरण ठंडा पड़ गया। आदमी का चेहरा पीला हो गया। उसके होंठ कांपने लगे। मैं तो सिर्फ। उसकी आवाज टूट रही थी। बच्चा चीखा, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया था? तुम जानते थे कि वे लोग मुझे लेने आएंगे। सन्नाटा फैल गया। आदमी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया। उसने कांपते हुए कहा, सच कहूं, मैं बहुत डरा हुआ था। उस रात दो आदमी आए थे। उन्होंने मुझसे दरवाजा खुलवाया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अभी भी पछतावा है। पूरी टीम चौंक गई। वे लोग तो सिर्फ वैभव के पिछले जन्म की पुष्टि करने आए थे, लेकिन यहां तो मामला हत्या तक पहुंच गया था। वैभव चुप खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं, दर्द था, गहरा दर्द। फिर बच्चे ने कहा, मुझे पता है कि तुमने नहीं मारा, लेकिन तुम मुझे बचा सकते थे। आदमी वहीं टूटकर रोने लगा। उसे लगा जैसे वह वर्षों पुरानी गलती का फैसला सुन रहा हो। वैभव के पिता इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने बेटे को उठाया और चुपचाप गाड़ी में ले गए। वापसी में वैभव बेहद शांत था, जैसे उसके मन का बोझ उतर चुका हो। दादा गुरु, जो इन घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे, ने कहा था कि कई आत्माएं अपने साथ डर, दर्द और अधूरा एहसास लेकर आती हैं। जब वे वह बोझ छोड़ पाती हैं, तभी नया जीवन सच्चे अर्थों में शुरू होता है। गांव लौटकर वैभव फिर कभी उस घटना के बारे में नहीं बोला। एक महीने बाद उसकी बेचैनी तमामैन खत्म हो गई। वह अब सामान्य बच्चों की तरह हंसता, खेलता और दौड़ता था। टीम का यह दूसरा केस इस बात का प्रमाण था कि पिछले जन्म की यादें सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि कभी-कभी इतिहास के वे पन्ने होती हैं जो अधूरे छूट जाते हैं। और अब हमारी कहानी का तीसरा चरण शुरू होता है, जब पहली बार किसी बच्चे ने न सिर्फ पिछले जन्म की याद बताई, बल्कि अपना अधूरा वादा भी पूरा करने का दावा किया। सदियों पुराना वादा फिर जाग उठा। रात धीरे धीरे अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही थी। आकाश में चांद आधा छिपा था, मानो वह भी डर रहा हो कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वह देखना नहीं चाहता। आरव बिस्तर से उठा नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखों में वही बेचैनी थी, वही भारीपन, वही धड़कनों का तेज होना, जो पिछले दो जन्मों की यादों के जागने का संकेत था। अवनी उसके पास बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में एक अनकहा विश्वास कि वह इस बार भी आरव का साथ नहीं छोड़ेगी। आरव ने धीमे से कहा, अवनी, कल रात जो सपना आया था, वह सपना नहीं था। वह वह मेरा तीसरा जन्म, मेरी तीसरी मृत्यु थी। अवनी की सांस रुक सी गई। तुमने और मालूम किया? आरव ने आंखें बंद की। दूर कहीं घंटियों जैसी आवाज गूंजी, जो केवल वही सुन सकता था। उस जन्म में तुम मुझसे दूर नहीं थी। तुम किसी और नाम से थीं, लेकिन वही थीं। और एक बार फिर मेरी मृत्यु तुम्हें बचाने के लिए ही हुई थी। अवनी की आंखें भर आईं। तो क्या इस जन्म में भी कोई खतरा है? क्या फिर कुछ होने वाला है? आरव ने धीमे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक शांति, जैसे किसी पुरानी सच्चाई को स्वीकार कर चुका हो। अवनी, तीनों जन्मों में एक चीज समान थी, तुम पर मंडराता हुआ खतरा। और अब मेरी यादें जोरों से लौट रही हैं। मतलब यह चक्र अभी टूटा नहीं है। अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर किसी को चोट पहुंचेगी, तो वह मैं नहीं होने दूंगी। आरव मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दर्द में बदली। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती को भीतर से पकड़ लिया हो। सांसें रुकने जैसी आवाजें आने लगीं। अवनी घबरा गई। आरव, क्या हुआ? बोलो, क्या दिख रहा है तुम्हें? आरव की पुतलियां फैल गईं। उसकी आंखों के सामने कोई दृश्य चमकने लगा। धुंध, आग, मंदिर की घंटियां और एक परछाई, एक ऐसी परछाई जिसकी ऊर्जा वह तीनों जन्मों में महसूस कर चुका था। वह हाँफते हुए बोला, अवनी, ये जो खतरा है ना, ये कोई इंसान नहीं है। ये एक बंधन है जो हमारे पहले जन्म से ही हमसे जुड़ा है। तुम्हारी आत्मा को हमेशा कोई शक्ति खींचती रही, और मुझे हर बार तुम्हें बचाने के लिए मरना पड़ा। अवनी के होंठ कांपने लगे। कौन सी शक्ति? कौन? आरव अचानक शांत हो गया। उसकी आवाज गहरी और स्थिर हो गई, जैसे किसी ने उसके भीतर से बोलना शुरू कर दिया हो। वह जिसने तुम्हें पहले जन्म में श्राप दिया था, तुम उसे भूल चुकी हो, लेकिन वह तुम्हें नहीं भूला। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल धीमे और भारी धड़कने लगा। श्राप? कैसा श्राप? आरव ने उसकी तरफ देखा।
आंखों में नरमी, लेकिन सच बोलने की मजबूरी। पहले जन्म में तुमने किसी की प्रेम आकांक्षा को ठुकराया था। वह साधारण इंसान नहीं था। उसकी तपस्या, उसकी शक्ति उसे असाधारण बना चुकी थी और तुम्हें देखकर वह विभोर हो गया था। लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे लिए था। उसने तुम्हें पाने के लिए मंत्र साधना की और जब वह सफल नहीं हुआ तो तुम्हें श्राप दिया कि तुम हर जन्म में मृत्यु के कगार तक पहुंचोगी और तुम्हें बचाने वाला हर बार अपनी जान देगा। अवनी का पूरा शरीर सिहर गया। मतलब, हमारा ये दर्द, ये दुश्मनी सदियों पुरानी है? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और वह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अवनी की आंखें फट गईं। तो अब क्या? क्या हमें फिर वही भुगतना है? आरव ने गहरी सांस ली। नहीं, इस बार हम तीसरी गलती नहीं दोहराएंगे। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं। हवा अंदर दहाड़ते हुए घुसी। दीपक अपने आप बुझ गया और कमरे के अंधेरे में एक ठंडी परछाई उभरी। मंदिर जैसी गूंज वाली आवाज आई। 3 जन्म पूरे हुए, अब हाण चुकाने का समय आ गया है। अवनी ने आरव की बांह कसकर पकड़ ली। आरव, वह आ गया! परछाई हिली और उसके शब्दों की ठंडक रूह तक उतर गई। इस बार मेरा सामना तुम दोनों नहीं टाल पाओगे। अवनी कांप रही थी। आरव खड़ा हो गया। वह अब पहले जैसा नहीं था। तीनों जन्मों की शक्ति उसके भीतर एक हो रही थी। उसने परछाई की ओर देखते हुए कहा, इस बार श्राप खत्म होगा और हम दोनों साथ जिएंगे, यही मेरा वचन है। अगले ही क्षण कमरा धुंध से भर गया। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और अवनी की चीख सब एक साथ मिल गए।